और चलिए रुख करते हैं महाकवरेज का। शहर की सरकार के लिए वोटिंग जारी और साथ ही न्यूज़ 18 राजस्थान पर महाकवरेज भी लगातार जारी है। और इस वक्त मेरे साथ जो नए गेस्ट जुड़ रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। सुनील माथुर जी मेरे साथ लगातार बने ही हुए हैं। निमिषा जी स्वागत है आपका, राजीव जी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राजीव जी देखिए, पार्टी के गेस्ट बदल रहे हैं लेकिन मैं सवाल सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूं। अब तक जो चर्चा हुई उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं बात कर रहा था कि आखिर इतना जोर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजीव जी मैं समझना चाहता था कि कांग्रेस की तो सरकार है प्रदेश में, ये जो जरूरत से ज्यादा जोर लगाया गया, एआईसीसी की कमेटी बनाई गई। अब वो स्थानीय सियासत तो जानते होंगे लेकिन गलियों की समस्याओं से तो वाकिफ नहीं होंगे। बहुत ग्रास रूट लेवल के मुद्दे तो उन्हें भी नहीं पता होंगे, लेकिन एआईसीसी की कमेटी बनानी पड़ी जो यहां आई। बैठक लेने की कोशिशें की, कम ही लोग वहां पर पहुंचे भी, क्योंकि वो ये समझते थे कि इस तरह की कमेटी इतनी ग्राउंड लेवल की चीजें शायद ना समझ पाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर एआईसीसी की कमेटी बनी क्यों और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। अगर एआईसीसी कमेटी बनी तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है? ये कांग्रेस का एक चुनाव के अंदर एक प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है कि हमने जो एआईसीसी के सदस्य हैं वो यहाँ पे आए, जो कमेटी के मेंबर बने, उन्होंने यहाँ पे लोगों से राय ली और उसके बाद प्रत्याशी घोषित करे गए। हर पार्टी का अपना अपना चुनाव करने का तरीका हो सकता है। ये तो मेरे ख्याल से लेकिन जैसे कुछ एक सिटिंग के बाद महेश जोशी ने उस बैठक में जाना छोड़ दिया। कमेटी बने, अन्य नेताओं की भी मौजूदनी कम ही नजर आई। क्या हुआ? मेरा ये कहना है कि अन्य नेताओं की उस मीटिंग में मतलब कम ही नेता पहुंचते थे उस मीटिंगों में। कांग्रेस पार्टी ने निर्वर्तमान हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी, हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो, उन लोगों ने एआईसीसी के सदस्यों को सहयोग करा और मिलके प्रत्याशी चयन करा। तो निश्चित रूप से एक बड़े पारदर्शी तरीके से सब काम हुआ है और उसका असर भी अगर चीजें इतनी पारदर्शी थी, क्योंकि हम दोनों नगर अगर चीजें इतनी पारदर्शी थी तो गिरिराज गर्ग धरने पर क्यों बैठे, या फिर शांति धारीवाल और डोटासरा में बहस क्यों हुई? देखिए, राजनीतिक जो दल है एक बड़ा मंच है। हर व्यक्ति की अपेक्षाएं होती है, आशाएं होती हैं और निश्चित रूप से गिरिराज गर्ग जी की कोई शिकायत होगी, उन्होंने अपनी शिकायत कही और उन्होंने धरना जल्दी समाप्त भी कर दिया, उनकी शिकायत पूरी खत्म हो गई होगी। आज वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया के अंदर जब टिकट मांगने का समय होता है, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। लोगों को जमीन पर उठा के लेके जाना पड़ा, कोई आत्मदाह कर रहा था। तो ये सब नहीं, उसके लिए तो पीसीसी मुख्यालय पर आपने पहले ही पुलिस लगा दी थी और कुछ पलों के लिए ताला भी लगाया था। अंदेशा तो आपको भी था, है ना? ये तो इससे मालूम पड़ता है कि कितने लोग लालायित थे टिकट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, इसमें इसको लोकतांत्रिक तरीके के अंदर और राजनीतिक चुनाव के बीच ठीक है, इन चीजों का महत्व नहीं होता है। ठीक है, अगर ये कहने लग जाए कि किसके कार्यकर्ताओं में ज्यादा रोष था, तो ये कोई इशू नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर पार्टी का कैसे चुनाव में टिकट। ठीक है राजीव जी, आगे आऊंगा आपके पास। निमिषा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। निमिषा जी, एक तरफ तो बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया, ब्लैक पेपर भी ऐसा जिसके आधार पर कोई भी जो ब्रिलियंट माइंड है उसको लगेगा कि अब तो आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। मतलब ब्लैक पेपर में जो मसले थे वो काफी गंभीर थे और हालांकि ये भी सच है कि उनमें से कई पर तो मैं भी एग्री करता हूं कि हाँ, जैसे कानून व्यवस्था वाली बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इतने ब्लैक पेपर और इतना एंटी इनकम्बेंसी को मानने के बाद भी 3 केंद्रीय मंत्री लगाया आपने, 3 केंद्रीय मंत्री प्लस जो ऑब्जर्वर है वो तो है ही है। देखिए स्वप्निल जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मतदाताओं को आह्वान करूंगी कि आप जो भी हैं, जितने भी जिन्होंने मतदान नहीं किया है, वो मतदान केंद्र पर जाएं, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। तो सर्वप्रथम जितने भी प्रदेश के हमारे लोग, जयपुर के लोग हैं, वो देखें जाएं
और मतदान अवश्य करें। मैं एक बात और अब जोड़ मैं देता हूँ आपके इसमें आती निमिषा हूँ जी मूल कि प्रश्न वो पर, मास्क भी जिसमें पहने, राजीव जी सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल उत्तर करें और समाहित- अपना जी। पूरा ख्याल रखते हुए कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मतदान करें, ये बेहद जरूरी है। अब निमिषा जी, जो सवाल था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे जी जी। तो अब मैं अपने मूल प्रश्न पे आते हुए राजीव जी के उत्साह का भी उत्तर देना चाहूंगी। देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की रीति नीति में प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के नाम का संबोधन करते हैं। तो ठीक यहाँ है। पर कैबिनेट मंत्री भी हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ मंत्री होने के साथ साथ वो जनता के सेवक हैं और राजस्थान से जुड़े हुए, उनके क्षेत्र से जुड़े हुए। तो जनता की सुनना, जनता की बस, जनता के मध्य, प्रत्याशियों के मध्य आपसी संवाद करना वो अपना एक माध्यम मानते हैं, उस आधार पर वो यहाँ लगे। अब मैं आती हूँ कि राजीव जी कह रहे हैं कि बहुत पारदर्शिता थी, तो मैं कहना चाहूंगी पारदर्शिता थी तो नामांकन के पूर्व सीधा उनको सिंबल दिया गया और वो अपना नामांकन करने गए। निमिषा जी, मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाया। जिस तरह से आपने जो पहला हिस्सा मुझे ये बताने की कोशिश की कि 3 केंद्रीय मंत्री क्यों लगे, प्रत्याशियों का टिकट वितरण, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, क्या बोला आपने? Explanation is the very clear that from the BJP side, everyone, like the minister, is also a कार्यकर्ता. It's participating as a कार्यकर्ता. Democratic front पर जब आते हैं तो सभी लोग यहाँ पर पारदर्शिता के साथ में, जनता के साथ में सम्मिलित होकर के प्रदेश कार्यकारिणी और हमारे सभी कैबिनेट मिनिस्टर भी एज अ कार्यकर्ता ही कार्य करते हैं। तो स्थानीय निकाय के चुनाव है, चाहे पंचायती राज स्तर के चुनाव में भी आप ये देखेंगे कि जनता की सुनना, जनता और प्रत्याशियों के मध्य, प्रत्याशी चयन के मध्य सभी डेमोक्रेटिक जितने भी रूल्स होते हैं अधिकाधिक। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्यों नहीं इन्वाइटेड थी? उनका योगदान इस पूरे नगर निगम चुनाव में मतदान की अपील का एक ट्वीट ही है। वो हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। देखिए, हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो, और उनकी प्राथमिकताएं और उनके कार्य जो अभी जो कोरोना का काल है और किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, वो अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रही हैं। तो ये एक स्थानीय निकाय चुनाव में जितने भी फील्ड में हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं या फिर पदाधिकारी रहे हैं, कोरोना ग्रसित भी हुए और उन्होंने अपनी केयर भी की, स्वास्थ्य लाभ भी लिया, फिर से जुट गए। तो ये जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र हर कार्यकर्ता जो है डेमोक्रेसी से फॉलो करते हुए प्रत्याशियों को चयन हुआ। लेकिन रूठे गए, उनको मनाया भी गया, जो नहीं माने उनको जो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति ने निर्णय लिया उसकी पालना के लिए उन्हें मजबूर किया गया। ठीक है। तो एक प्रश्न का आपका उत्तर ये हुआ। अब स्वप्निल जी, मैं टिप्पणी करना चाहूंगी राजीव जी की उस कटाक्ष की जिसमें उन्होंने कहा हमने बहुत ही जिसे कहते हैं हमने बहुत ही पारदर्शिता रखी, प्रत्याशियों का नामांकन के लिए सीधा भेजा गया, लिस्ट गुपचुप गुपचुप रात को भेजी आपने, और जिस तरह से आपकी बैठकों से लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की दरअसल मैं इस पे पहले डिस्कशन कर चुका था, इसलिए मैंने अपराधियों को काउंटर करना जरूरी नहीं समझा। ओके, ये पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है कि हम लोग अपराधियों, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ चर्चाओं को आगे बढ़ा रहा हूं। ऐसी स्थितियों में किस विकास की बात करते हैं? ठीक है जी, ठीक है। सुनील माथुर जी, विकास की बात करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अभी संगठन के स्तर पर कांग्रेस को काफी कुछ खड़ा होना है, बहुत से पद खाली हैं, बहुत सी टीमें बनना है, और ऐसे में कांग्रेस के पास ये मजबूरी हो गई थी कि वो फेस सेंट्रिक हो जाए या किसी को एक जिम्मेदारी देकर पूरी तरह से झोंक दे। ये बात समझ में आती है, लेकिन संगठन की ये कमी, संगठन की टीम की ये कमी, पदों पर लोगों की कमी क्या बाधक नहीं बनती है? बनी तो होंगी। मैं वसुंधरा जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। पूरे इस चुनाव में उनकी अनुपस्थिति को बीजेपी के कार्यकर्ता ने महसूस किया है। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हुई पार्टी की कद्दावर नेता, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर दोबारा से सुशोभित किया गया, उसके बावजूद भी उनको किसी भी चुनाव में किसी महत्व नहीं देना आम कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छी खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष भी है। उनको कोई जिम्मेदारी तो देनी चाहिए थी, उनको बिहार में नहीं भेजा गया, उनको राजस्थान के किसी नगर निगम चुनाव में कोई भूमिका नहीं दी गई। इस बात को लेकर प्रदेश का बीजेपी का कार्यकर्ता स्वयं भी आपस में चर्चा करता है कि आखिर क्यों महारानी को एक तरफ किया जा रहा है। जहाँ तक सवाल पार्टी संगठनों का है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के अंदर जब से डोटासरा से अध्यक्ष बने, उसके बाद घोषणा की गई थी कि जिला कार्यकारिणियां भंग कर दी गई है, सारे जो अन्य विंग से भंग कर दिए गए हैं। लेकिन आज चुनाव में वही लोग निवर्तमान होकर
जिला अध्यक्ष नहीं होती है भी वो जिला अध्यक्ष का काम कर रहे हैं। पूरे पदाधिकारी जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं जो भी है वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। चुनाव के पहले होना ही चाहिए था कि बाकायदा हर जिले में नई टीम गठित करते, नई संगठन इकाई गठित करते, लेकिन सरकार स्थानीय चुनाव में नहीं किया। आने वाले पंचायत चुनाव के पूर्व यदि कांग्रेस ने पुनर्गठन नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एग्जैक्टली संगठन की जरूरत पड़ेगी जिसमें काफी देरी भी हो रही है। राजीव अरोड़ा जी, अब आपकी पार्टी जिलों में और विभिन्न स्तर पर टीमें कब बनाती हैं ये तो मैं पूछूंगा, अभी तो वो गोलमोल जल्द ही आप बोल देंगे, लेकिन फिर भी ऑफ टॉपिक मुझे एक बात बताइए, ये जो पूर्व डिप्टी सीएम है या पूर्व पीसीसी चीफ है सचिन पायलट, आपने उनका नया लुक देखा, कैसा लगा आपको? ये अच्छे लगते हैं हमेशा ही। हम वो युवा हैं और हाँ। आपने देखा मध्य प्रदेश में भी बहुत क्राउड पुल कर रहे हैं और लुक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है। वो हल्की सी दाढ़ी के साथ एक एंग्री लेकिन मैं सब्र रखा हुआ हूँ वाला जो लुक था, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने इतना जोर लगाया ही तो उस एक्स्ट्रा जोर को क्यों छोड़ दिया? मतलब राजस्थान में क्यों नहीं? क्या पता थोड़ी कमी बेशी वो भी पूरी कर देते अगर पड़ रही हो तो। नहीं, उनका तो पूरा सहयोग मिलने वाला ही है। वो स्टार सर, आज जो मतदान हो जाएगा उसमें आप सहयोग कैसे लेंगे? और निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ पे अपील करी है, उन्होंने यहाँ पे भी पूरी अपील करी है और काम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इसका कोई ऐसा मायना नहीं निकालना चाहिए। वो काम नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो तो जैसे आपने प्रश्न पूछा था, बात हो रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ना तो मध्य प्रदेश में है ना राजस्थान में है, तो ऐसे कहाँ पे व्यस्त है? तो ये मैं दूसरे पार्टी की बात नहीं करना चाहता जैसे निमिषा जी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तुरंत टॉपिक से निकल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बोल ले। पूरी टीम है नेताओं की, सब लोग बिल्कुल। हाँ बोले। मैं इस तरह की व्यक्तिगत राजनीति में उठता नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जयपुर में जिनको प्रचार करना चाहिए वो प्रचार कर रहे हैं, जोधपुर में जिनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, कोटा में जिनको करना चाहिए, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम सब लोग लगे हुए हैं। आप ये बात समझ रहे हैं राजीव जी, जैसे कोटा में हम देख रहे हैं शांति धारीवाल और उनके परिवार वाले सुपर एक्टिव हैं, जोधपुर में हम देख रहे हैं कि वैभव गहलोत काफी एक्टिव हैं। एक बार फिर आपको परिवारवाद का आरोप झेलना है, आप अपने आप को कॉर्नर कर रहे हैं। आपने फ्री हैंड दिया तो सीधे सीधे वही जिम्मेदार हो जाएंगे, उनकी क्षमता पर सवाल उठने लगेंगे। परिवारवाद की मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या शांति धारीवाल जी एक योग्य जनप्रतिनिधि नहीं है जो जनता के बीच में जाए? ये वैभव गहलोत नहीं है, तो ये बात कहना बेकार है, क्योंकि जो भी व्यक्ति राजनीति में रुचि लेता है, राजनीति में आया है, राजनीति में एक्टिव है, उसका काम है कि वो नगर निगम के चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशियों को जिताए। वो उनका कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। कोटा धारीवाल जी की, वैभव गहलोत की जोधपुर है, तो अपने अपने कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें कोई परिवारवाद की बात नहीं है। यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 उदाहरण दे दूंगा, परिवार के लोग राजनीति है, तो ये कोई अब मुद्दा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति राजनीति में निमिषा जी, चाहता मेरा सीधा सवाल है आपसे, है, नगर निगम चुनावों में बीजेपी की ओर से जितनी भी तस्वीरें सामने आई और जिस तरह की खबरें बनी, क्या पार्टी किसी शिफ्ट की ओर है, फेस शिफ्ट? देखिए स्वप्निल जी, राजनीति के अंदर हम किसी कयास की ओर नहीं बढ़ सकते। जो भी जिसके भी दायित्व होते हैं, दायित्वों के अनुसार राजनीति के परिप्रेक्ष्य परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तन में ये नहीं कि मूल जो है, मूल भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है लोकतांत्रिक तरीके से चलना, और दायित्व बदलते रहते हैं, दायित्वों का परिवर्तन होता रहता है। उस आधार पर क्षेत्र में और एक कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने के नाते दायित्वों में परिवर्तन स्वाभाविक है। और अभी जो परिवर्तन स्वाभाविक है, मतलब हम राजस्थान में एक शिफ्ट देख रहे हैं ना मैम, यही मतलब हुआ ना? स्वाभाविक इन द सेंस कि डेमोक्रेसी में अब नहीं, मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग वेरी क्लियरली, बट द ये थिंग इज दैट कि हमें हमेशा
परिवर्तन के साथ साथ में यथास्थान जो हमारी सम्मानीय जिस तो फिर इस लिहाज से वसुंधरा राजे उतनी एक्टिव नहीं रही, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय या उनको उतना एक्टिव रखा नहीं गया? सिंपल है। देखिए अभी कोविड पीरियड है, नहीं कोविड पीरियड है, एक ऐसा महामारी का युग है, हेल्थ वेल्थ सबको केयर करते हुए जैसे भी जो भी उनका समय स्थान उपलब्ध होता है वो किया जाता है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि अभी कांग्रेस में जो आप बोल रहे थे परिवारवाद, तो मैं ये कहूंगी कि एक ही परिवार के इर्द गिर्द तो घूम रही है कांग्रेस की राजनीति, जिसमें उस परिवार को खुश करने से लेकर जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये कटाक्ष है, ये क्लियर है। आप ठीक है, लेकिन मैं राजीव जी जो कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वो पर्सनैलिटी जो 2 बार राजस्थान में बीजेपी का झंडा गड़वा चुकी हैं, यहां तक कि रिकॉर्ड तोड़ झंडा गड़वाई हैं, उनसे भी चर्चा हो सकती थी, मीटिंग में वो भी हो सकती थी। कहीं ये चीजें भारी ना पड़ जाए निमिषा जी? देखिए स्वप्निल जी, ये एक मीडिया की जो कवायद है उस आधार पर मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है कि मैं इस पर उत्तर दूं। वो हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और हम सब कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, उनके समय की उपलब्धता के अनुसार समय भी देती है वो। लेकिन हमें यहाँ पर स्थानीय नगर निगम के चुनाव के मुद्दों के साथ साथ में उस स्थानीय जनता की चर्चा करनी चाहिए, जिसके विश्लेषण के आधार पर वो मतदान भी कर रहे हैं। और सोती हुई प्रदेश की सरकार को जगाया जाना चाहिए, क्योंकि अपराधों के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ये, गंदगी के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, और भ्रष्टाचार और नकारा सरकार जैसे सेंधमारी करके इन्होंने कुछ समय पूर्व नगर निगम में एंट्री तो ले ली, लेकिन सुध नीली नगर निगम की परिसीमा का उल्लंघन करके वार्ड छोटे कर दिए। ये जो कूटनीति कांग्रेस आज कर रही है, मैं ये कहूंगी कि आप जनता की भी सुध लीजिए। आता हूं मैं आगे आपके पास। सुनील माथुर जी, परिवारवाद के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए। अभी कहा गया कि शांति कुमार धारीवाल परिवारवाद चला रहे, कोटा में ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। पूरा चुनाव कैंपेनिंग अकेले शांति कुमार धारीवाल ने किया है। उनके बेटे या बहू सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन वो खुलेआम रूप से इस तरह का कोई शो नहीं कर रहे हैं कि वो उत्तराधिकारी के रूप में साबित होना चाहते हो या तो अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूरा चुनाव कैंपेनिंग कांग्रेस की एकमात्र शांति कुमार धारीवाल ने संभाली है कोटा उत्तर में। जहां तक सवाल कोटा दक्षिण का है, उन्होंने दूसरे लोगों को डिवाइड किया। जो चुनाव हार गए प्रत्याशी, उन्होंने जो जितने टिकट मांगे वो दिए और पूरी तरह से पारदर्शिता रखी। इससे ये कोटा में ये कहना गलत होगा कि शांति कुमार धारीवाल परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कोटा में ऐसा कुछ लगे नहीं था कोटा कार्यकर्ताओं को भी। हो सकता है, लेकिन सुनील जी मेरा सवाल दरअसल ये रहेगा कि देखिए हर किसी चीज को आज इस पूरे महाकवरेज के दौरान हमने कवर करने की कोशिश की। बीजेपी के ब्लैक पेपर को भी हमने बात की, उनके विजन डॉक्यूमेंट पर बात की, कांग्रेस के भी संकल्प पत्र पर हमने बात की, किसने किस मुद्दे को ज्यादा तरजीह देने की कोशिश की ये भी मैंने देखा। लेकिन आज जब लोग वोट कर रहे थे तो उनमें से कई ने यह भी कहा कि जब कोरोना काल चल रहा था और जिसने हमें मदद पहुंचाई हम उसको वोट देंगे। क्या कोरोना काल एक नए तरह के समीकरण भी गढ़ सकता है तमाम रणनीतियों के बीच में? बिल्कुल सही बात है। ये कोरोना काल के दौरान जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोगों ने सहयोग किया, न केवल राजनीतिक दल अपितु एनजीओ स्वयंसेवी संगठनों ने बढ़कर काम किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोटा में और राजस्थान में जहां तक हम जानते हैं समझते हैं, बीजेपी ने बहुत कम काम किया होगा। कोटा में कांग्रेस ने ज्यादा काम किया, खाने के पैकेट बांटे। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस महाकवरेज में अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर जी का भी धन्यवाद। तो महाकवरेज के दौरान लगातार तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहे। हमारी पूरी टीम अभी भी मुस्तैद है और विश्वास मानिए हर एक ब्रेकिंग सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नमस्कार।